चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। जैसे हमने टॉर्क का न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पढ़ने से पहले हमें पहले कंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव कैसे करता है। तो पहले हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे कि कैपेसिटर हमें कितने तरह के कैपेसिटर पढ़ने हैं, कितनी वे से हम उनको सीरीज या कॉम्बिनेशंस में लगा सकते हैं, वो हम सारी चीजें देखेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए, पहले नए पेज से टॉपिक डाल लेना, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, हमें फर्स्ट देखना है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हमें प्रॉपर्टीज देखनी है एक्चुअली। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास कि अगर मैं किसी भी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, ठीक। लेट्स सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन के अंदर, और उस रीजन के अंदर मैं कंडक्टर को रख देता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक बीच में कंडक्टर, ठीक है, मैंने यहां पर कंडक्टर रख दिया। अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैंने यहां पर ऐसे बना, अब तुम सोच रहे हो कि आपने सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाई है वो आपने इनसाइड द कंडक्टर क्यों नहीं बनाई। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero, is zero। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों है, ध्यान से देखना प्लीज। मेरे पास क्या है, मैं मान के चलता हूं ये वाला जो रीजन है वो है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये पूरा रीजन है नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे, यानी यहां पर मेरे पास पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो वो कैसा, वो पॉजिटिव से कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, दैट विल बी नेगेटिव। तो यहां आ जाएगा आपका नेगेटिव, और यहां आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां होगी, तो जो बाहर है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इनसाइड भी कहां होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इधर की तरफ बनेगी, तो इसको बोलते हैं हम, दैट इज ई एम। आप ई एम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम, कंडक्टर भी लिख सकते हो, कोई बुक्स इसको इनसाइड भी लिखती है, ठीक है। और बाहर वाली जो मेरे पास है वो दैट इज ई नॉट, ठीक है। ई नॉट मतलब एयर के अंदर या एक्सटर्नल, तो दैट इज ई नॉट। तो इसके अंदर और बाहर दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि दैट इज ई एम इज इक्वल टू में ई नॉट, देन अगर मुझे ई नेट निकालना है तो मैं ई नेट निकालता हूं, दैट इज ई एम माइनस ई नॉट, तो कितना आएगा, दैट इज, तो ई नेट कितना होगा, दैट इज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि इनसाइड द कंडक्टर जो भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, तुम इससे ये पॉइंट भी तो ये निकाल सकते हो कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी।
तो मैं इसे ये भी एक चीज बना के दिखाता हूँ नोट में कि that will be in conductor, that is E external is equal to में E internal, ये याद रखें, ठीक है। कभी आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो तो आप इंटरनल आराम से बता सकते हो, कभी इंटरनल दे रखी हो तो आप एक्सटर्नल बता सकते हो, ठीक है। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी फटाफट उतारो सर एक बार दोबारा बता दो सर। दोबारा बता देते हैं बेटा। क्या नहीं आया शुभम समझ में बेटा? सर वो सही से नेटवर्क नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो हमने क्या किया है, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल लाइंस होती है। तो मैंने पैरेलल लाइंस बना दी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस यानी वो क्या शो करके दिखाती है, फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये वाली जो साइड होगी वो सारी पॉजिटिव होगी, ये वाली जो साइड होगी वो पूरी की पूरी नेगेटिव होगी। मैंने इस फील्ड के अंदर क्या रख दिया, कंडक्टर रख दिया। तो जब मैं कंडक्टर रखूंगा तो जो इसके जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इधर सारे नेगेटिव आ जाएंगे, इधर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इनसाइड अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे तो इनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैंने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इनसाइड द कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज सेम, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। और इससे हमने ये बात कंक्लूड कर ली कि ईएम और ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्या है, बराबर, ठीक है। चलो इसमें लिख लेना, कंडक्टर इज जीरो व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। चलिए फटाफट लिखिए। चलो मैं सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, outside the outside the charged conductor electric field is perpendicular to the surface। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेट सपोज मैंने कोई भी एक सरफेस बना दी, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, बस वो बाहर की तरफ जाती होगी पर बनाएगी वो 90 डिग्री। और अगर वो नेगेटिव है, होने दो नेगेटिव, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आते होगी और वो परपेंडिकुलर होगी, पर बनाएगी वो हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बस आपको डायरेक्शन देखनी है कि पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव के पास आएगी। ये हम प्रॉपर्टी पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। फटाफट बनाओ, मैं ऊपर से रब कर रहा हूं। ये डायग्राम भी रब कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, द नेट चार्ज inside the conductor is zero, ठीक है। इनसाइड, अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि जो नेट चार्ज है, तुम बोलोगे सर अभी तो हमने चार्ज बनाया था, तो नेट चार्ज क्या है, इधर जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव था, तो नेट चार्ज कितना होगा, जीरो। तो वही हमने बात लिखी है, द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। द एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, इसके नीचे लिख लेना, द एक्स्ट्रा या फिर रेजिड्यू लिख सकते, रेजिड्यू चार्ज are placed on the conductor,
ऐसे लिख रहा हूँ, द एक्स्ट्रा चार्ज प्लेस्ड की जगह लिखो रिसाइड सुनो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा इनसाइड वो कितना होगा, दैट इज 0। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाएगा कंडक्टर के, ये आगे चल के हम यूज भी करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। नेट जो चार्ज होगा वो इनसाइड क्या होगा, 0 होगा। अब तुम कहोगे सर हम कैसे मान लें, तो अभी देख, तो उसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गॉस थ्योरम, चलो मुझे कौन बताएगा गॉस थ्योरम क्या थी, एनीवन? फ्लक्स इज इक्वल टू में total charge inside upon E naught. बहुत बढ़िया, एप्सिलॉन नॉट, नॉट ई नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे ये दिया हुआ है, अगर मेरे पास यहाँ पर E 0 है, इनसाइड अभी हमने पढ़ा कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वो 0 है, तो देखो इधर, अगर मेरे पास इंप्लाइज करके लिखा, अगर मेरे पास E 0 है तो इसका मतलब फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, दैट इज 0 डॉट ds, यानी 0 होगा फ्लक्स। इसका मतलब क्या है, दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, इंप्लाइज करके वो भी 0 होगा, तो इसका मतलब q कितना आएगा, 0, ठीक है। तो इनसाइड जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज अगर मैं दूंगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो सरफेस में प्लेस होता है, तो दैट विल बी रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, सरफेस पे बैठ जाएगा। चलो फटाफट लिखो, रब कर रहा हूं नीचे से। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत मेन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant inside the conductor. Let's suppose मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने वहां पर दो चीजें बना दी, ठीक है, दो मैंने सर्कल बना दिए, दोनों पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तुम कहोगे ये कैसे हो गया भाई, ये देखो हमारे पास E क्या था, वो हमारे पास था dv बाई dt, इंप्लाइज अगर मैं देखूं E मेरे को 0 दिया हुआ है, इसका मतलब dv बाई dr इंप्लाइज dv बाई dr वो भी 0 होगा, इसका मतलब dv कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब दैट इज v2 माइनस v1 वो 0 के इक्वल होगा, इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू। तो मेरे को किसी पे भी पोटेंशियल निकालना है, चाहे मैं r1 पे निकालूं चाहे मैं r2 पे निकालूं, इस पॉइंट पे निकालूं चाहे मैं इस पॉइंट पे निकालूं, इनसाइड इनसाइड सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये वाला पॉइंट हमें शो करके दिखा रहा है कि दैट इज dv बाई dr होता है। अगर मैं E को 0 रखूं, इसका मतलब क्या है, dv बाई dr भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब dv क्या होगा, 0, क्योंकि dr तो 0 नहीं हो सकता ना, हमने तो अलग अलग डिस्टेंस लिए हैं, तो dv dr इज नॉट इक्वल टू 0, ये dv 0 होगा, dv मतलब v2 माइनस v1 0 होगा, इसका मतलब v2 माइनस ये क्या होगा, v2 इज इक्वल टू v1 होगा। यानी पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स वो क्या होंगे, इक्वल। ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे। चलो फटाफट पॉइंट्स देखो, किसी भी पॉइंट में डाउट लग रहा है तो पूछो। आराम से देख लो, ठीक है। एक पॉइंट और भी है, वो भी लिखवा देता हूं मैं, आप पहले आप उतार लो। शुभम कोई भी डाउट लग रहा है बेटा तो पूछ लो, तुषार, गर्व, गौरव, उर्वशी,
फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो inside the cavity of hollow charge conductor. ठीक है, अगर मेरे पास होलो चार्ज कंडक्टर है, लेट सपोज ऐसा है, तो यहां पर जो कैविटी है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, जीरो। तो मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कंडक्टर के बारे में। तो वो कोई भी आपसे प्रॉपर्टी, जनरली मैं आपको बता दूं, ये कंपटीशन तक वैलिड है। तो कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि कंडक्टर वर्ड दे देगा और आपको कुछ डायग्राम्स बना के दे देगा। बहुत बार पूछा हुआ है। मैं हो सकेगा तो एंड द चैप्टर जब मैं एंड करवाऊंगा तो कुछ मैं क्वेश्चंस आपके साथ इसके डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, चलो फटाफट उतार लो। चलिए मैं रब कर रहा हूं। टॉपिक डाल लीजिए थोड़ा सा गैप देके, ठीक है, या नए पे से टॉपिक डाल लीजिए। ठीक है, कैपेसिटर। पहले तो हमें कैपेसिटर का मतलब पता होना चाहिए, कैपेसिटर है क्या? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store electric charge और इलेक्ट्रिक एनर्जी। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, अभी लिखिए। ठीक है, कैपेसिटर क्या है, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं। कैपेसिटर ये आपको हर जगह देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा, सच है। मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं जो आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, देखा होगा। ये फैन देखा, फैन, फैन में अब तो नहीं तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगा, पहले जो फैंस होते थे उसमें एक व्हाइट कलर का कंडेंसर बोलते थे उसको, कंडेंसर, वो बाहर निकला हुआ होता था। जब भी हमारा पंखा खराब होता था या उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी, तो जब भी वो कोई आता था तो वो बोलता था कंडेंसर ले आओ, कंडेंसर। ठीक है ना, कंडेंसर खराब हो गया इसका, ये बोलते थे ना, कंडेंसर। तो वो एक्चुअल में वो क्या है, कैपेसिटर ही है, वो कैपेसिटर है। कई बार वो उसकी वैल्यू भी बता देता है, भाई कितना कंडेंसर लिया ना, पंखा देख के, भाई हाँ इस पंखे में इतना कंडेंसर यूज होगा तो वो लिख के आना। ठीक है ना, तो वो उसकी क्या है, वैल्यूज है। अभी हम वैल्यूज भी देखेंगे, यानी अलग अलग वैल्यूज के कैपेसिटर या कंडेंसर बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करता है, स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, चार्ज को। तो मैं लिखता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, और its symbol is C। ठीक है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, its unit is Farad।
ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, फेराड है, फेराड। और फेराड एक एक्चुअल में बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम जब भी फेराड को यूज करते हैं, आप कैपेसिटर की यूनिट्स को यूज करते हैं, तो हम स्मॉलर वैल्यू लेते हैं। तो जनरली जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो माइक्रो फेराड लेंगे। तो मैं इसमें नोट बना के लिख रहा हूं, आप मत लिखना, भी रुक जाओ, कि 1 फेराड is a very large value, so we use smaller units, हम इसकी स्मॉलर यूनिट्स को यूज करते हैं। जैसे दिस इज 1 मिली फेराड, मतलब 10⁻³ फेराड, ठीक है, ओके। दैट इज 1 माइक्रो फेराड, मतलब 10⁻6 फेराड, मतलब 1 नैनो फेराड, जस्ट 10⁻⁹। ये होता है हमारे पास। अभी होता क्या है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या या कैपेसिटर का मतलब, तो इसको डिराइव करने के लिए हमने देखा, अगर आपको याद हो तो हमने कहीं ना कहीं लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ रखा है ओम्स लॉ। तो बिल्कुल वैसे ही है, जैसे उसमें होता था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट विल बी करंट। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर है मेरे पास जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, चार्ज is directly proportional to potential applied, ठीक है, पोटेंशियल अप्लाइड। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो अगर मुझे डायरेक्टली को हटाना है तो मुझे कहीं ना कहीं क्या लगाना पड़ेगा, सो सॉरी, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्टली को हटाना है तो मुझे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हम वो कांस्टेंट क्या लगाते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू में C। तो यहां पर मेरे पास C क्या निकल कर आएगा, दैट इज C इज इक्वल टू में Q बाय V, मतलब चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, C को बोला जाता है कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस, यानी उसकी वैल्यू है एक्चुअल में, ठीक है। कैपेसिटर मतलब एक डिवाइस है, उसकी जो वैल्यू होगी हम उसको कैपेसिटेंस बोलेंगे। जैसे रजिस्टर एक तरह का डिवाइस है, उसका कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, बोलते हैं 15 ओम, तो वो उसकी वैल्यू है ना, तो उसके हम एंस लगा देते हैं, तो रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही मेरे पास ये जो सी होगा वो क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस, वो उसकी मतलब वैल्यू दिखा रहे। तो सी कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन में दिस। तो इसका मतलब मैं इस यूनिट को, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इसको अगर मुझे लिखना है तो चार्ज और पोटेंशियल की टर्म्स में तो मैं ये लिख सकता हूं, दैट इज कूलम पर वोल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेराड। क्या बोलते हैं, फेराड। एक बार पूछा भी जा चुका है बोर्ड्स के अंदर, कूलम बाय वोल्ट क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो कैपेसिटेंस होता है और वो किसके इक्वल होता है, फेराड के इक्वल होता है, ठीक है। चलो फटाफट उतारो। इसमें अगर एक और यूनिट लिखनी है तो लिख सकते हो, दैट इज 1 पिको फेराड, 10⁻⁻12 पिको 8।
चलिए मैं रब कर रहा हूं ऊपर से। चलिए अब हम कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो टॉपिक डाल लीजिए कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीरिकल। एक एक करके हम सब चीजें पढ़े। तो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीरिकल कंडक्टर। अब कर दो ये सारा। यस सर। चलो अब इधर देखिए सभी सब, पेन डाउन रखना और इधर देखना सभी सब। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक स्फीरिकल कंडक्टर है। जो भी मेरे पास चार्ज है वो कहां पर है, इसके सरफेस पे। तो मैंने इसके सरफेस पे चार्ज बना, और ये कितने रेडियस का है, आर रेडियस। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं, लेट अस कंसिडर a spherical conductor of radius r, a charge q is resides on the surface of conductor। ठीक है, हमारे कंडक्टर के ऊपर बैठा चार्ज। अब हम मान के चल रहे हैं कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर यहां पर पोटेंशियल निकालना, मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो अब मुझे यहां पर सिंगल चार्ज पता होना चाहिए। तो हम अज्यूम करें, ठीक है, वी assumed that
we assume that charge q is placed at the center, at the center. अगर सेंटर पर है then तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सभी को पता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दैट इज v इज इक्वल टू में k q अपॉन में r। याद आ गया वो सभी को? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू में, ये मेरे पास पोटेंशियल निकल कर आया। ठीक है, अच्छा जी। फिर मुझे पता है वी नो दैट Q इज इक्वल टू में CV, मुझे C निकालना है तो C क्या आएगा Q बाई V। ओके, तो C कितना हो गया, क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो Q अपॉन में, ठीक है, Q कितना है, चार्ज Q के बराबर है। अच्छा, मैंने पोटेंशियल भी निकाल लिया, तो पोटेंशियल किसके इक्वल है, दैट इज Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय r। ये Q से Q कैंसिल हो गया, ये कहां चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास C कितना आ जाएगा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये मेरे पास है। इसमें मैं नोट में लिख सकता हूं कि दैट इज C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब क्या है, ये चीज तो पूरी कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r हो गया हमारे पास। इसका मतलब ये चीज यहां पर शो कर रहा है कि जैसे जैसे इसका मैं रेडियस बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, वैसे इसकी कैपेसिटेंस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, चलो यहां तक लिखो पहले।
चलिए मैं ऊपर से रब कर रहा हूं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे करके बताइए, ठीक है? अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड हो, तो मुझे उसका रेडियस निकालना है, ठीक है? ट्राई कीजिए कुछ, थोड़ा जल्दी करना। चलो, स्फेरिकल कंडक्टर में हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता ही है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास C इज इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन बाय R। तो R की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा C अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है? दैट इज C। अच्छा जी, अब ये मेरे पास 4 पाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? अब बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होंगे क्या वैल्यू रखूं मैं। C की तो वैल्यू 1 दे रखी है, बोलो बोलो। 9 into 10 की पावर 9। यस, तो यहां पर अपोजिट में आएगी, यहां पर आएगी 9 इंटू में 10 टू -9। मैं ऐसे लिख देता हूं क्योंकि एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ये KC बन जाएगा, ठीक है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है? K के बराबर है, तो K इंटू C हो गया। K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9 और C की वैल्यू 1 दी हुई है, तो मेरे पास R की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। अगर मैं इसको किलोमीटर में निकालता हूं तो मेरे पास R की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू में 10 टू पावर 6 किलोमीटर। तो ये 90 लाख किलोमीटर होता है, 90 लाख। यानी अगर एक स्फेरिकल पे मुझे 1 फैराड का अगर मुझे चार्ज चाहिए तो मुझे 90 लाख किलोमीटर का एक रेडियस चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने बोला था कि दैट इज अ बिग, बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, मुझे करके बताना। चलो ट्राई करो।
ठीक है, जब भी कर रहे हो क्वेश्चन पहले गिवन लिख लिया, तो मैंने गिवन लिख लिया, गिवन सी दिया हुआ मुझे, दैट विल बी 50 पिको फेराड। ठीक है, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, तो मैंने यहां पर रख दिया 50 इंटू में 10⁻12 फेराड। ठीक है, उसके बाद मुझे दिया हुआ है पोटेंशियल, दिया हुआ है V विच इज इक्वल टू 10⁻4 ओके जी, मुझे पहले तो रेडियस ही निकालना है, तो ए पार्ट रेडियस निकालना है। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है हमें कि दैट इज C इज इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो R कितना हो जाएगा, दैट इज C अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन व्हिच इज K इनटू में C, तो 9 इनटू में 10⁻9 इनटू में C की वैल्यू मुझे दी हुई है 50 पिकोफैराड, यानी 50 इनटू में 10⁻12। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 9 इनटू में 50 दैट विल बी 450 into में 10⁻⁻, ओके, which is equal to में 0.45 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, 3 जीरो से डिवाइड करूंगा तो 0.45 मीटर आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट में वो मुझसे मांग रहा है कैन विल बी चार्ज, तो अगर हम चार्ज निकालना चाहते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज Q इज इक्वल टू में CV, C की वैल्यू मुझे दी हुई है 50 इंटू में 10⁻12 इंटू में पोटेंशियल की वैल्यू दी है 10⁻4, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 50 इंटू में 10⁻8 विच इज इक्वल टू में 5 इंटू में 10⁻, ऐसे लिख लेता हूँ, हाँ -7। ठीक है ना, 50 इंटू 10⁻8 होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 5 इंटू 10⁻7 कूलम आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो फटाफट उतारो। थोड़ा जल्दी करना, एक टाइप का क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको, ऊपर लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर्स में। चलो फटाफट उतारो।
चलिए मैं रब कर रहा हूं। चलो ये ट्राई करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी किए, पर उसमें कुछ और चीजें होती थी, यहाँ पर कुछ और है, तो देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं, पहले उसने मुझे क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल 27 ड्रॉप्स दी हुई है। मैंने क्या किया, ध्यान से देखें, छोटा सा डायग्राम देखें। मैंने ऐसे छोटे छोटे मेरे पास है ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस स्मॉल आ रहा है, ठीक है। ये कितनी है, 27 ड्रॉप्स, और इसको मैंने एक में चेंज कर लिया जिसका कैपिटल आर भी, ठीक है। अच्छा, सभी को पता है हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में क्या पढ़ा हुआ है कि अगर बहुत सारी चीजें मिलकर एक चीज बनाती, मेल्ट हो जाए, रिकास्ट हो जाए, तो क्या चीज चेंज नहीं होती, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। यानी इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम सेम होगा, तो यानी मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ 27 drops is equal to में, that will be volume of one big drop, which is equal to में 27 into में 4/3 pi small r cube is equal to 1 into में 4/3 pi capital R cube। आप सभी जानते हैं स्फेरिकल दिया हुआ है, तो स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 pi r cube होता है। मैंने यहां पर कैंसिल कर दिया, 4/3 से 4/3 कैंसिल होता है, तो कैपिटल R cube आ रहा है मेरे पास 27 स्मॉल r cube। ये उधर जाएगा तो कैपिटल आ जाएगा, इसका क्यूब रूट करूंगा तो 3, इसका r, तो दैट इज 3 का। तो मेरे पास जो बिग रेडियस है वो कितनी आ गई, दैट इज थ्राइस ऑफ स्मॉल रेडियस आ गई। तो मैं रेडियस निकाल लेता हूं, तो मैंने ए पार्ट निकाल लिया पहले रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज 3r, व्हिच इज इक्वल टू 3 इनटू में स्मॉल r कितना दिया हुआ है, दैट इज 3 mm, मतलब 3 इनटू में 10⁻³ मीटर, व्हिच इज कैपिटल R इज इक्वल टू 9 इनटू में 10⁻³ मीटर। ये मेरे पास आ गया। अब हमने रेडियस क्यों निकाली है, बिकॉज जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो तो रेडियस पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है, दैट इज बी पार्ट। अगर मैं बात करता हूं कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस निकाल, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r, ये था हमारे पास फॉर्मूला बिग का। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/9 इनटू 10⁻⁹, ठीक है, नीचे आएगा, ठीक है, इनटू में r की वैल्यू हमने लगा दी, r की वैल्यू मुझे ये रखिए 9 इनटू 10⁻⁻, तो 9 इनटू में 10⁻³ ओके, 9 से 9 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻9 ऊपर, -3 ऊपर, तो 10⁻12 आ रहा है। तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 1 इनटू में 10⁻12, इसको हम लिख सकते हैं 1 पिको फैराड। बी पार्ट अगर हम देखें, अब मुझे पोटेंशियल भी निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू में CV, मुझे V निकालना है, तो वो आ जाएगा Q/C। तो मुझे टोटल चार्ज भी निकालना पड़ेगा, और वो भी किस पे निकालना है, बिग ड्रॉप पे। अच्छा जी, अगर मेरे पास ये छोटे छोटे चार्ज होंगे, अगर मैं चार्जेस को मिला दूं तो वो तो ऐड ही हो जाते हैं, स्केलर ऐड एडिशन होता है उनका। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वो कितना होगा, 27 इनटू में एक पे चार्ज कितना था, एक पे चार्ज था 10⁻12, तो एक पे चार्ज था 10⁻12 होल अपॉन में कैपेसिटेंस हमने कितना निकाला है, 1 इनटू में 10⁻12, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 27। तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 27, ठीक है। बस ये लास्ट वाला पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे बिग ड्रॉप पे मांगा हुआ है, तो बिग ड्रॉप कैसे बना है, 27 को जोड़ दें, तो 27 इनटू में जो एक पे चार्ज था वो 27 गुना हो जाएगा, तो 10⁻12 हो गया, नीचे भी 10⁻12 था, कैंसिल हो गया, 27 आ गया। और वोल्टेज निकालो तो वो किसका आंसर होगा, वोल्ट का आंसर होगा, ठीक है। आराम से देखो, कहीं पे भी डाउट लग रहा है पूछ लो, देखो एक बार। सर अगर बोलो 27 बेटा, को अगर एक में बनाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस घट जाती है कि बढ़ जाती है? दोबारा बोल, 27 अगर को उसको अगर एक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटेंस घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? इसकी कैपेसिटेंस हाँ। बढ़ेगी बेटा, अगर रेडियस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी।
ठीक है सर। ठीक है ना, बिकॉज कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ना। अगर इसका रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो। फटाफट कीजिए। चलिए, तो आप यहां तक कंप्लीट करके बैठेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शुरू कर देंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे, कुछ और मीडियम्स में रखकर हम उसकी कंडक्टिविटी को चेक करेंगे। तो ये हमारे पास 2 या 3 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज इन क्लासेस में कोई भी ऑफ मत लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड बाय।